नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सवाल इंडिया का। मैं इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। देश की लगभग आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर लोग अपना मतदान कर चुके हैं। अब सियासी दल जो हैं वो चौथे चरण के लिए पूरी ताकत, पूरा जोर लगा रहे हैं। 13 मई को 96 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े दलों की नेता जो हैं वो अपनी जोर आजमाइश करते दिखे। कई रैलियां, कई रोड शो उत्तर प्रदेश में आज हैं। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई की रैली में दम भरा। हरदोई में मायावती की रैली का इंतजार अब हो रहा है। उनको मिसरख में रैली करनी है। वहीं अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की जीत के लिए हुंकार भरी है, तो प्रियंका गांधी रायबरेली में मोर्चा संभाले हुए हैं। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें अकबरपुर, बहरीच और इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, खीरी, मिश्रख, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव जैसी सीटें शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरीके का एक फोकस बना हुआ है, ये सभी नेताओं की जो इस वक्त सरगर्मी चल रही है उससे साफ हो जाता है। इन रैलियों में कौन क्या कह रहा है, जरा पहले आपको वो सुनवाते हैं। इस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दोनों का सुपड़ा साफ हो गया है। सुपड़ा साफ। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। मैं आज हरदोई मिश्रिक वालों के सामने कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा। प्रधानमंत्री जी को हमारा मैनिफेस्टो पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में सिर्फ काम की बात है। सिर्फ हम नौजवानों के लिए क्या करने जा रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं, हम किस तरह से महंगाई को कम करेंगे, हम किस तरह से देश की संपत्ति वापस जनता के हाथों में डालेंगे, यही कह रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी शुरू से हमारे मैनिफेस्टो पे ऐसे अजीब अजीब से आक्रमण कर रहे हैं कि हम जाके भैंस चुरा लेंगे, लोगों की एक्सरे मशीन जाके लोगों के गहने घरों में ढूंढेंगे। अजीब अजीब से ऐसे बयान दे रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि हमें खुद देखना पड़ता है कि भाई ये क्या कह क्या रहे हैं, कहां से आई ये बात, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में तो है ही नहीं। अब इन सब चीजों के बीच में उत्तर प्रदेश में एक और जबरदस्त सियासी जिसकी चर्चा बनी हुई है, वो है बहुजन समाज पार्टी को लेकर। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर कल रात को यह भी आई, जिसमें सियासी जो गलियारे हैं उसमें कई तरह की चर्चा इस वक्त तेज है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई कर दी और उन्होंने इसे सार्वजनिक तौर पर भी बताया। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा दिया गया। आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। इसके अलावा वो मायावती के राजनीतिक वारिस भी कुछ महीनों पहले ही घोषित किए गए थे। मायावती ने इस बड़े फैसले को, जो एक्स है, उस पर एक पोस्ट करके बताया। उन्होंने कहा कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री काशीराम जी व मैंने खुद अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित किया है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले तक आकाश आनंद जो है वो धुआंधार रैलीज करते नजर आ रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते नजर आ रहे थे। सब कह रहे थे कि ये इंडिया अलायंस से ज्यादा तो बीजेपी के ऊपर हमलावर है। मायावती ने चुनाव के बीच में इतना बड़ा जो फैसला लिया है वो क्यों लिया है, उसकी वजहें क्या हो सकती हैं, ये कई सारे सवाल पैदा करता है। दूसरे दलों से जुड़े लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। क्या क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस का तो मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं
और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का अघोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। अब मायावती के इस फैसले को जनता किस तरह से देख रही है, क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी पहुंचे मायावती के गांव बादलपुर में। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां के लोगों ने क्या कहा। इस वक्त मैं हूं बादलपुर में, गौतम बुद्ध नगर का वो गांव जहां मायावती का जन्म हुआ था। मायावती के एक गांव है और बसपा प्रमुख मायावती ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि अपने भतीजे और अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को हर जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। मायावती बताती हैं कि वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाने के बाद इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। बादलपुर के लोगों का इस बारे में क्या कहना है, उनसे पूछते हैं। मायावती ने जो अपने भतीजे हैं आकाश आनंद को सब जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया बसपा का। अभी कर दिया तो ठीक है, हमको तो जो काम करा है मायावती ने करा है और हमारे बड़े ऋषि मुनि ने करा है। आकाश भी अब आगे आके देख लेंगे, आकाश से देखेंगे, आनंद देखेंगे। हमारे तो जो देन है, बड़े बूढ़े की परंपरा सब हमारे तो वाई की है, मायावती की वाई की देन है अभी तक, और को हमें किसी को सहारा मिला। फिलहाल बहन जी ने देखा है कि अभी राजनीति में थोड़ा परिपक्व नहीं है, तो सोच समझ के कोई कदम उठाया है। वो अभी बच्चे थे, उनको राजनीति का ज्ञान नहीं था। बहन जी ने वो जल्दबाजी में बना दिए, तो उसी तरह बहन जी अपने आप संभालेंगी सारे काम। बसपा का मायावती का असर मौजूद है यूपी में खासतौर से। हम तो कहते हैं कि हमारी बहन जी आनी चाहिए, बहुत कुछ करा हमारी बहन जी ने, और हम कहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे और बहन जी आनी चाहिए। ठीक हटाया गया है, ठीक हटाया। चुनाव में इसका असर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। बहन जी की वोट बहन जी को ही जाएंगी, अलग नहीं जाएंगी कहीं भी। अच्छा, चाहे आकाश आनंद रहे या ना रहे, रहे या ना रहे, रहे या ना रहे। तो जाहिर सी बात है कि ये बादलपुर गांव है, मायावती का अपना गांव है, और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि मायावती ने जो फैसला जो लिया है वो सही फैसला है, और आकाश आनंद रहें पार्टी में या ना रहें, जो भी कुछ हो, यहाँ लोग पार्टी लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मायावती की वजह से जानते हैं, और मायावती ने जो फैसला लिया है वो पूरी तरह से सही है। गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव से कैमरामैन स्टीफन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इसका असर क्या पड़ेगा, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, अपने मेहमानों पर जाने से पहले मैं अपने सहयोगी तनिष पंजाबी के पास आपको लिए चलता हूं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तनिष। कई सीटों पर ऐसा लग रहा था कि जो मायावती ने कैंडिडेट इस बार बीएसपी ने उतारे हैं, वो कुछ सीटों पर इंडिया अलायंस पर मार कर रहे हैं और कुछ सीटों पर बीएसपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अब ये जो फैसला हुआ है, आकाश आनंद जिस तरीके से आक्रामकता से चुनाव प्रचार कर रहे थे, बीजेपी पर ज्यादा हमलावर थे, तो उसका असर क्या देखने को मिल रहा है, सुगबुगाहट क्या है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, हम लोग देखें अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 2012 से जो है हम देख रहे थे कहीं ना कहीं बीएसपी का उतना अग्रेसिव स्टैंड नहीं था। अगर बाकी पार्टियों को लेकर बात करें, उतना अग्रेसिव स्टैंड नहीं होता था बीएसपी को। हालांकि जब से आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए और जब से उन्होंने ये यहाँ के उत्तर प्रदेश के कैंपेनिंग की शुरुआत करी, तो आप चाहे नगीना की स्पीच देख लें, चाहे चंदौली की स्पीच देख लें, या फिर सीतापुर की स्पीच जहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर हुई, वो काफ़ी अग्रेसिव थे बीजेपी को लेकर। और
ऑपोजिशन पार्टी को भी नहीं बख्श रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने तालिबान तक, बीजेपी को तालिबान से तक कंपेयर कर दिया था। तो ऑफ कोर्स उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करने की। अब हम ये अगर सूत्रों की बात बताएं आपको, तो सूत्रों से पता चला है कि उनकी कई सारी कैंपेन्स और रैलीज लाइंड अप थी और वो जो है सीतापुर की एफआईआर के बाद रोक दी गई थी। अब सीतापुर की एफआईआर के बाद वो सारी होल्ड पे लगा दी गई। तो ऑफ कोर्स उसके बाद जो है ये मायावती बीएसपी सुप्रीमो का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने काफ़ी कठोर तरीके से लिखा, मतलब कि मैच्योरिटी जब तक नहीं हो जाती तब तक ये उनको दोनों पदों से हटाया जाता है। तो आपने ट्वीट में देखा होगा कि उस हिंदी शब्द के साथ उसको इंग्लिश में खास मैच्योरिटी अलग से लिखा गया है। तो उसके बाद ऑफ कोर्स राजनीतिक सुगबुगाहट बहुत बड़ी। भाजपा ने, ये बात आपको बता दें कि कांग्रेस, ऑपोजिशन और भाजपा दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि बीएसपी बी टीम है दूसरी तरफ की। तो ये अब ये डेफिनेटली इसने मौका दे दिया है बीजेपी को इसके बोलने के लिए कि जैसे कि कल हमने देखा भाजपा के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि मायावती जो है बीएसपी एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाती हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस या ऑपोजिशन जो इंडिया ब्लॉक है वो ये बोल रहा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में या कहीं ना कहीं बीजेपी को साथ देने के लिए ये किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तनिष्क हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर थोड़ी चर्चा और करते हैं, असर इसका क्या पड़ेगा, क्योंकि बीएसपी किसी भी हालत में अगर आप देखें तो एक छोटी पार्टी नहीं है, उसको अभी भी कई जगह पर एक उसका बड़ा वोट बैंक है। अमिताभ तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, रणनीतिकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। अमिताभ जी, शायद किसी भी राजनीतिक दल की बड़ी भूल होगी अगर वो बीएसपी को बिल्कुल नजरअंदाज करे। अभी भी एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज बीएसपी के पास होता है, बेशक उनकी ताकत कम होती जा रही है, मायावती उतना अग्रेसिवली कैंपेन नहीं कर रही हैं। क्या असर आप देखते हैं ये सब चीजें जो बीएसपी में हो रही हैं उसका जो आने वाले चुनाव पर? देखिए, मायावती की माया तो अपरंपार है। अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या उनकी इस बात की पीछे उनकी क्या राजनीति है, लेकिन 12-13% वोट शेयर बीएसपी के पास बचा हुआ है विधानसभा चुनाव के हिसाब से, और इसमें से ज्यादा मतलब 8-9% तो अब जाटव और गैर जाटव वोट ही बचा हुआ है मायावती के पास। अब जरूर इस बार वो किसी अलायंस में नहीं है और 10 सीटें वो पिछली बार जीत करके आई थी, तो वो 10 सीट तो अप फॉर ग्रैब्स है जैसा इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन मायावती हो सकता है कि अपने बलबूते कोई सीट इस बार शायद ना जीत पाए, मुश्किल रहेगी उनके लिए। लेकिन 12-13% वोट जो है वो किसी न किसी दल का गेम बिगाड़ने के लिए काफी है उत्तर प्रदेश में। पिछली बार भी आपको ध्यान होगा जब समाजवादी पार्टी लेड अलायंस 37% पर अटक गई और एनडीए को 45% वोट शेयर थे और मायावती को 13%। तो जो विक्ट्री मार्जिन थी 8% की, उससे कहीं ज्यादा मायावती के पास वोट शेयर था। तो मायावती यहाँ किसी न किसी का गेम बिगाड़ने के लिए चुनाव में लड़ रही हैं। 2024 से बड़ी उनकी लड़ाई 2027 की है, जब उनके अस्तित्व की लड़ाई रहेगी, क्योंकि इस बार तो सिर्फ एक सीट उनको मिली थी, कांग्रेस पार्टी से भी कम सीटें उनको मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 2 मिली थी, मायावती को भी एक, मायावती की पार्टी के पास सिर्फ एक सीट है। तो इसके पीछे जरूर उनको एक तरह से सिर्फ अपनी एक मौजूदगी कहीं ना कहीं दर्ज करना है इस चुनाव में, और ये दिखाना है कि उसके बिना, इनके बिना जो है वो कोई पार्टी यहाँ पर जीत नहीं सकती। ठीक है ब्रजेश शुक्ला जी, तो जैसे अमिताभ तिवारी कह रहे हैं किसी ना किसी का खेल जरूर बिगाड़ सकती हैं, तो किसका खेल बिगड़ रहा था जिसको लेकर अब ये फैसला चुनाव के मध्य में लिया गया है? क्या कयास लगाए जाएं इस पूरे मायावती के जो पूरा उन्होंने डिसीजन लिया है उसके? देखिए, जो मायावती की राजनीति है, जो उसको नजदीक से जानते हैं, वो जानते हैं कि उनकी बिना मर्जी के, बिना उनके इशारे के आप आक्रामक नहीं हो सकते। मैंने कई ऐसी घटनाओं को मैंने देखा है जब नेताओं ने बयान दिया, बात को उनको निकाल दिया गया। तो इसमें क्या हुआ है, उन्होंने आगे तो बढ़ाया आकाश आनंद को, लेकिन आकाश आनंद जिस ढंग से राजनीति आगे बढ़ रहे थे, रैलियों में जिस ढंग से बोल रहे थे, आक्रामक थे, और आक्रामक के साथ साथ बिल्कुल पीछे वो न भाजपा को छोड़ रहे थे न इंडिया अलायंस को छोड़ रहे थे। और ये जो तालिबान शब्द आया है, ये सब मायावती की राजनीति में शामिल नहीं रहा है।
मुझे तमाम घटनाएं याद आती हैं जब पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेताओं ने उनके कहने पे की और बाहर निकले तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो उसके लिए आकाश आनंद को भी समझना चाहिए था कि वो चाहती क्या है, उनके किस तरह की भाषण चाहती है। इतनी आक्रामकता वो कभी नहीं चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और जबकि मैंने दौरा किया, मैंने जो देखा है उस हिसाब से आकाश आनंद के आने के बाद बसपा में एक उत्साह था, बसपा कार्यकर्ताओं में उत्साह था, लेकिन इस तरह फैसले लेती रही हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते इससे क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा, और उन्होंने निर्णय लिया है। अमिताभ जी, लेकिन जैसे आप जो परसेंटेज और जो जिस तरीके से लोग वोटिंग पैटर्न्स को आप बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, हाल के दिनों में बार बार बीएसपी पर यह इल्जाम लगता रहा कि वो जिस तरीके की रणनीति बना रहे हैं, जैसे कदम आगे बढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करती है। 2019 के बाद की मैं बात कर रहा हूं। 2019 में वो समाजवादी पार्टी के साथ आई। समाजवादी पार्टी को जितना फायदा नहीं हुआ उतना फायदा मायावती को हुआ। वोट ट्रांसफर एसपी से बीएसपी तक तो हुआ, पर बीएसपी से एसपी की तरफ नहीं आया। ये देखने को मिला 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो क्या कहती हैं जो ट्रेंड्स हैं कि वो ज्यादा फायदा किसको कर रही है मायावती इस वक्त, और इनके इतना ज्यादा चुनाव प्रचार ना करने से किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है आपको? देखिए, अगर आप उनकी ओवरऑल पॉलिटिक्स को देखेंगे तो विपक्ष ने जो उनके खिलाफ जो आरोप लगाया है कि वो बीजेपी की बी टीम है, कहीं ना कहीं उन पर चिपक गया है ये आरोप। तभी हम देखेंगे कि जो खास करके जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं बीएसपी से छिटक गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 80% से ऊपर वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को पड़ा था। लेकिन अगर आप 2022 का चुनाव देखेंगे तो उसमें जो वोट शेयर बीएसपी का कम हुआ, यानी 22-23% उसका वोट शेयर हुआ करता था, वो गिर करके 13% हो गया। 10% की कमी आई लगभग। 2022 के चुनाव में तो मायावती जो कमजोर हुई उसका फायदा लार्जली समाजवादी पार्टी को हुआ। लगभग 70% यानी 7% इसमें से वोट समाजवादी पार्टी के पास गया, क्योंकि थोड़ा मुस्लिम, थोड़ा नहीं मतलब सारा का सारा मुस्लिम वोट, थोड़े बहुत लोअर ओबीसी वोट, थोड़े बहुत यादव वोट जो उनको पढ़ते थे उनके कैंडिडेट्स को, वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए और गैर जाटव वोट जो है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हुए। अब सवाल यह है कि यहां से अगर मायावती कमजोर होती है तो किसको फायदा होता है? अब यहां क्योंकि उनके पास ज्यादातर जाटव और गैर जाटव वोट है, तो एक थ्योरी ये है कि क्योंकि गैर जाटव वोट ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है बीजेपी के पास, तो जो भी गैर जाटव बचा है मायावती के पास वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा और जाटव वोट भी हायर रिप्रेजेंटेशन के लिए शायद शिफ्ट हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जाटव और गैर जाटव की भी पॉलिटिक्स है, तो हो सकता है जाटव वोट उधर छिटकने की जगह समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाए। तो ये दो थ्योरीज हैं। अब देखना पड़ेगा कि अगर वो कमजोर होती है तो अल्टीमेटली इस चुनाव में किसको फायदा मिलता है। बिल्कुल, और ये 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे थोड़ा ये समझ में और बेहतर तरीके से आएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय बिल्कुल खत्म हो चुका है मेरे पास। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा एक बार फिर से विवादों में हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं फिर से, जिसमें एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की जो विविध रूप से वो तुलना करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सुना जा सकता है कि सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों से मिलते हैं, उनकी शक्ल, पश्चिम में रहने वाले लोग अरब और उत्तर में रहने वाले लोग श्वेतों की तरह दिखते हैं और दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। अब उनके इस बयान को बीजेपी ने फिर से इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बयान को लेकर कांग्रेस पे हमला करते नजर आए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all
brothers and sisters. We all respect different language. ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। मामला जब तूल पकड़ते देखा कांग्रेस ने तो जयराम रमेश ने इस पर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा सैम पित्रोदा द्वारा भारत को, विविधताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वह अत्यंत गलत हैं और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। मेरे सहयोगी वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, कांग्रेस को एक बार फिर से चुनाव के बीच में इस तरीके के नेताओं ने परेशानी में डाल दिया है। विपक्ष एक बार यही जवाब देता फिर रहा है कि सैम पित्रोदा के बयान से हम अपने आप को अलग करते हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि बयान से तो अलग कर लिया, सैम पित्रोदा जो बार बार कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं उनसे अलग कब होने वाली है कांग्रेस? बिल्कुल, इस वक्त मैं कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूं और हमने कुछ नेताओं से यहाँ वही चर्चा की कि इस तरह के बयानों से बार बार कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रचार के बीच में बैकफुट पर आ जाती है। ये तो एक तरह से वही हुआ कि फुल टॉस बॉल दे दी और एक तरह से नो बॉल दे दी फ्री हिट पे छक्का मारने के लिए। दूसरी ऑपोजिशन मतलब सत्ताधारी पार्टी को आपने मौका दे दिया, तो कांग्रेस खुद भी इस वजह से परेशान है और कांग्रेस ने इस बयान से खुद को अलग किया है। लेकिन इस बयान से सिर्फ अलग करने लेने भर से काम चलेगा या नहीं चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए परेशानियां खड़े की। इसके पहले जो हेरिटेज टैक्स वाला इशू आया था उस पर भी एक विवाद हुआ था। उसके बाद पूरा कांग्रेस मैनिफेस्टो को जो नरेंद्र मोदी हैं चुनाव प्रचार के बीच में लाया उसको इशू बनाया और अभी एक नया इशू एक तरह से बीजेपी को मिल गया है जिसमें वो इलेक्शन पर इसमें एक तरह से इसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस की एक तरह से आलोचना कर सकते हैं और कांग्रेस भी इसमें बैकफुट पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 86 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई। एयर इंडिया के 300 सीनियर कर्मचारी एक साथ सिक लीव पर चले गए। लगभग 300 सीनियर कैबिन क्रू के सदस्यों ने आखिरी वक्त पर बीमार होने की सूचना दी और अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए। अचानक फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उड़ानों को अचानक रद्द होने की शिकायत की। कई यात्रियों का कहना है कि एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब कारण क्या है और इस पर हो क्या रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जो है, सिविल एविएशन और साथ में डीजीसीए ने भी पूछा है एयर इंडिया एक्सप्रेस से, इसके कारणों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। मेरी सहयोगी सुजाता द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। सुजाता, क्या समझ में आ रहा है क्यों इस तरीके का इतना बड़ा फैसला जो वहां के कर्मचारी हैं उन्होंने लिया और एयरलाइन अब इस पर कर क्या रही है?
बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि इस समय जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एयर इंडिया एक्सप्रेस से जवाब मांगा गया है कि आखिर कारण क्या है एकाएक 300 से ज़्यादा कर्मचारियों का और चालक दल का जो है छुट्टी पर चले जाने का। जिसके बाद से अगर हम बात करें इस समय जो तमाम कारण बताए गए हैं के विजय कुमार जो प्रेसिडेंट है एयर इंडिया एक्सप्रेस के एम्प्लॉय यूनियन के, उन्होंने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि जो सारी दिक्कत है वो टाटा के साथ जब मर्जर होने की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद से शुरू हुई है, जहाँ पर ना सिर्फ प्रतिबंध की बात कर लें या फिर जॉब का खतरा, बल्कि तमाम जो ऐसे कारण हैं जिनके चलते जो यात्री थे, साथ ही जो चालक दल थे खासतौर पर, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन अपनी जॉब को लेकर उत्पन्न हो चुकी थी। यही कारण रहा कि उन्होंने एक साथ जो है मास सिक लीव पर जाने की घोषणा कर दी और इस समय जो है यही कारण है कि इस समय एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी फ्लाइट को या तो डिले कर रहे हैं या तो कैंसिल कर रहे हैं, मर्ज करके भी जो है फ्लाइट को चलाया जा रहा है। हमने जब मुंबई एयरपोर्ट पर जाकर वहाँ से यात्रियों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि एयर इंडिया के और साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो कर्मचारी हैं, साथ ही जो हेल्प डेस्क के अथॉरिटीज़ है वो भी उनसे सही से बात नहीं कर रहे हैं। जब पूछा जा रहा है कि फ्लाइट डिले है या कैंसिल है तो कोई उन्हें क्लैरिटी के साथ जवाब भी नहीं दे रहा है और यही कारण है कि इस समय ना सिर्फ जो पैसेंजर्स है बल्कि जो ट्रैवल एजेंट्स है, साथ ही जो तमाम ऐसे यात्री जो वेबसाइट से या कहीं से भी अपने टिकट्स बुक करते हैं, उन्हें किसी भी क्लैरिटी के साथ जो है काम नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि एक और एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो कर्मचारी हैं वो और दूसरी और यात्री दोनों ही इस समय संकट में अपने आप को बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो तमाम यात्री हैं उनका गुस्सा भी जाहिर तौर पर फूट कर नजर आ रहा है और ऐसे में अब जब डीजीसीए ने इस पूरे मामले में एक्शन लेने के लिए इंटरवीन किया है तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि तमाम जो चालक दल हैं उनसे बात कर उनकी समस्याओं का हल निकाला जाए। साथ ही जो उनकी कंप्लेंट्स है जहां पर ना सिर्फ नेपोटिज्म और साथ ही जो वर्क कल्चर को लेकर जो टॉक्सिसिटी उन्होंने मेंशन की है उस पत्र में, इसके अलावा जो बताया गया है कि जो एक एम्प्लॉयज़ के पर्क्स होते हैं, जो उसे इंसेंटिव्स मिलता है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है घाटा कर दिया गया है, पूरे तरीके से उसे बंद कर दिया गया है। तो ना सिर्फ एक या दो बल्कि वर्क कल्चर वाइज देखा जाए तो ऐसी कई सारी समस्या है जिसने मजबूर किया तमाम चालक दल को एकाएक जो है मास सिक लीव पर चले जाने से। इसके जो नतीजे हैं वो हालांकि अब नजर आ रहे हैं और मर्जर से पहले क्या एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा की जो तमाम एयरलाइंस है उन्हें वो इसमें हल निकालने में सफल हो पाते हैं नहीं, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये भी बताया जा रहा है कि एयर इंडिया ने अब फैसला किया है कि जो रिफंड लोगों को दिया जाएगा, फ्लाइट्स को रीशेड्यूल किया जाएगा, लेकिन काफ़ी लोगों को इसकी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है।